नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और शुरुआत करेंगे आज के खास बुलेटिन की, क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास है। मोदी कैबिनेट 3.0 मध्य प्रदेश से 5 मंत्री इस पर बनना तय माना जा रहा है और मध्य प्रदेश से 2 ओबीसी, 2 आदिवासी और 1 दलित चेहरा यहां पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अब इनमें नामों की अगर चर्चा करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चा में है। वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर का नाम भी चर्चा में माना जा रहा है। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ शाम 7:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री पद की, तो उनके साथ कई मंत्री भी अपने पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 29 की 29 मोतियों की माला पहनाने की, वो निभाया भी। और मध्य प्रदेश में जो शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की 29 की 29 सीटों पर, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनना तय है। मध्य प्रदेश से 2 ओबीसी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर जातिगत समीकरण को समझे तो ओबीसी और आदिवासी ये 2 जातियां हैं जिनका वर्चस्व काफी ज्यादा प्रदेश में देखने को मिलता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश से 2 ओबीसी और 2 आदिवासी और 1 दलित चेहरा मंत्री की रेस में है। नाम की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम है। वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर का नाम भी चर्चा में जोर पकड़ चुका है। मोदी कैबिनेट 3.0 मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बन सकते हैं। आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट 3.0 में ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम चर्चा में चल रहा है और छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बता दें कि तोखन साहू ने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। एनडीटीवी को बताया पीएमओ से आया फोन, बिलासपुर से सांसद चुने गए हैं तोखन साहू। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनना तय माना जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम भी चर्चा में चल रहा है। उन्होंने बताया खुद कि पीएमओ से उन्हें फोन आया था। एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान तोखन साहू ने बताया कि पीएमओ से आया है फोन, बिलासपुर से सांसद चुने गए हैं तोखन साहू। अब ऐसे में, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ से एक भी दिग्गज का नाम नहीं था, लेकिन अब तोखन साहू का नाम यहां पर चर्चा में जोर पकड़ता जा रहा है। और तैयारियां अगर बात की जाए तो तैयारियां भी जोरों पर। तमाम जो दिग्गज हैं जिनको फोन कॉल पहुंचे हैं वो अब दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। अमृतांशी, 5 मंत्रियों के नाम तय माने जा रहे हैं। जातिगत समीकरण को बैठाने की कोशिश, 2 आदिवासी, 2 ओबीसी और 1 दलित। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो जाहिर तौर पर ये हो भी जाता है कि मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो जो प्रतिनिधित्व है खासतौर से मंत्रिमंडल में, वो उसके हिसाब से हो। यही वजह रही है कि 5 नामों को यहाँ पर जो है शामिल किया जा रहा है मोदी के मंत्रिमंडल में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पूरी तरह से तय है। प्रधानमंत्री आवास पर जो चाय पार्टी हुई है उसमें ये दोनों ही चेहरे नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान तो पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 यहाँ पर जो है वो नाम है, जिसमें से एक नाम तो पुराना ही है, वीरेंद्र खटीक, जो कि टीकमगढ़ से सांसद हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दलित वर्ग से आते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरा दलित वर्ग से मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश, क्योंकि पिछली बार भी वीरेंद्र खटीक को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। अब 3.0 में और 2 नए नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जो सुबह से ही हम चर्चा कर रहे थे कि एक महिला सांसद को जरूर मौका मिलने वाला है और शायद धार सीट सबसे बेहतर ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के लिए हो सकती थी, क्योंकि धार सीट से सावित्री ठाकुर सांसद हैं। 2014 में सांसद बनी थी सबसे पहली बार, उसके बाद अब दोबारा से सांसद
बनी है। और क्योंकि धार आदिवासी क्षेत्र है, ये आदिवासी सीट है, तो आदिवासी महिला चेहरा एक तरीके से मजबूत चेहरा मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा। यहीं पर इसी कारण जो है धार से सावित्री ठाकुर का नाम शामिल किया गया है। लेकिन एक नया नाम जो है वो मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। हालांकि सांसद जो है वो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि पहली बार के नहीं है, लेकिन दुर्गादास उइके जो बैतूल से हैं, बैतूल से यहाँ पर जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें काफी ज्यादा तेज है। ये भी माना जा रहा है कि उनको जो है वो कॉल पहुंच चुका है मंत्री बनने के लिए। तो कुल जो 63 मंत्री आज शपथ ले रहे हैं उसमें से 5 मध्य प्रदेश के चेहरे होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो 2 ओबीसी चेहरे हैं, 2 आदिवासी चेहरे हैं, एक दलित चेहरा है। ओबीसी चेहरों में सबसे 2 कद्दावर नाम, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर जो है वो लगातार एक सियासत का पॉइंट तो ये रहा ही है, लेकिन हमेशा से सबसे ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है, चाहे हम निकाय चुनाव से लेकर अब तक की बात करें। इसके बाद यहाँ पर 2 आदिवासी चेहरे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि जिसने आदिवासियों को जीत लिया उसके पास सत्ता की चाबी रहती है। और शायद यही वजह रही है कि यहाँ पर जब इतना अच्छा मैंडेट बीजेपी को मिला है तो आदिवासियों को पूरी तरह तवज्जो दी जा रही है। दुर्गादास उइके जो है उनका नाम तो रहा ही है, लेकिन वीरेंद्र खट्टी के एक दलित चेहरे के रूप में दोबारा से मोदी के मंत्रिमंडल में रिपीट हो रहे हैं। जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि तोखन लाल साहू का नाम यहाँ पर चर्चा में है और उससे पहले देख रहे थे लिस्ट में किसी छत्तीसगढ़ के नेता का नाम नहीं दिखाई दे रहा था, अब एक नाम चर्चा में आया है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम सामने आया है और ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और इनके जो कैबिनेट में शामिल होने के पीछे के जो तर्क आ रहे हैं और जिस तरीके से बातें आ रही हैं तो उससे साफ है, क्योंकि इनके नाम की चर्चा तो थी, लेकिन इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो इनसे ऊपर जो 3 नाम चल रहे थे जिनकी बात की चर्चा थी, उनको कद्दावर नेता बताया जा रहा था। बृजमोहन अग्रवाल हो या विजय बघेल हो या संतोष पांडे हो। तोखन साहू क्योंकि पहली बार जीते हैं, हालांकि इसके पहले वो विधायक रह चुके हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिलासपुर से मैदान में उतारा और देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया और उन्हें इस बात का इनाम दिया गया है क्योंकि वो साहू वर्ग से आते हैं, साहू समाज से आते हैं। और साहू समाज के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही प्रत्याशी मैदान में उतारा था। वहीं अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। एक महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा था और उसके अलावा अगर देखें तो दुर्ग से कांग्रेस ने साहू प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा मतदाता है, बहुत बड़ा वर्ग है साहू समाज का, उन्होंने जो जहां पे उनकी बहुलता है दुर्ग लोकसभा सीट में, महासमुंद लोकसभा सीट में, रायपुर लोकसभा सीट में और उसके अलावा देखें बिलासपुर लोकसभा सीट में, तो यहाँ पर साहू मतदाता जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू जीते ही नहीं, इसके अलावा अगर देखें तो जिस तरीके से मतदान जिन क्षेत्रों में हुआ जहां पे बहुलता है साहू समाज की, जैसे रायपुर ग्रामीण की अगर बात कर ली जाए, और तो इन जगह पे साहू मतदाता ज़्यादा हैं और यहाँ पे साहू मतदाताओं ने जो ट्रेंडिंग रहा है मत का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। यही वजह है कि ताम्रध्वज साहू भी हार जाते हैं और दुर्ग से कांग्रेस के प्रत्याशी जो साहू समाज से आते हैं वो हार जाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरा जो साहू मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। तोखन साहू जीते और एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो उस समाज को प्रतिनिधित्व देने की को लेकर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई। दूसरे जो है इनके शांत सौम्य चेहरा है और उस लिहाज से भी मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिलने की जो बात कही जा रही, हालांकि फोन उनको आया है, इस बात आई है और शाम को जब शपथ होगी तो मोदी कैबिनेट के वो मंत्री के रूप में होंगे। क्योंकि इसके पहले भी अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय कैबिनेट में मिला नहीं है। मोदी सरकार में भी अगर देखें तो एक ही मंत्री छत्तीसगढ़ से रहा है जब भी कैबिनेट में रहा। तो चाहे इसके पहले अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद अगर देखें तो रमेश बैस भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उसके पहले अगर देखें तो विष्णुदेव साय जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भी कैबिनेट में रहे और उसके बाद रेणुका सिंह पिछले गवर्नमेंट में मोदी कैबिनेट में रही हैं। तो इस बार जो है तोखन साहू को जगह मिल रही है। तो निश्चित तौर से एक वर्ग को साधने की, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की जो तरीका है, जो अगर कहें रणनीति है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश है, तो यहाँ पर साहू समाज वर्गों को साधने की कोशिश है। जिस हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में और जितने मतदाता हैं उस लिहाज से तोखन साहू को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। जी अमृतांशी, बीजेपी की एक खासियत रही है, हर चुनाव के बाद कुछ नवाचार देखने को मिलता है। इस बार आखिर कुछ नवाचार?
देखिए, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो सांसद जीतकर आए हैं उसमें दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को शामिल करना वाकई में एक चौंकाने वाला डिसीजन तो हो सकता है। भले ही हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश ने क्योंकि 29 की 29 सीटें जीती हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला फैक्टर जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से आना लगभग तय था, क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी को खासतौर से महिला वोटर्स का फायदा विधानसभा साथ साथ लोकसभा चुनावों में मिला है, तो जाहिर तौर पर ये पहले भी देखा गया था जब टिकट वितरण हो रहा था, तब भी ये वाली बात जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कही गई थी कि महिलाओं को टिकट दिए जाएं। शायद यही वजह रही है कि 2014 में जब सावित्री ठाकुर जीत गई थी, 2019 से उनको गैप मिला, लेकिन 2024 में जब उनको टिकट मिला वो जीत कर आई, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी रिजर्व सीट से जीतकर सांसद बनी है, तो जाहिर तौर पर उनका नाम सबसे परफेक्ट मोदी मंत्रिमंडल के एक जो संतुलित मंत्रिमंडल के हिसाब से है वो बैठ रहा था। इसके अलावा दुर्गादास उइके, क्योंकि देखिए आप देखिए मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र को एक तरीके से साध लिया है इस मंत्रिमंडल के जरिए। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मध्य क्षेत्र में आता है, दुर्गादास उइके की अगर बात करें तो वो बैतूल तरफ से जो आ जाता है, जो कि पूरा आदिवासी क्षेत्र लग जाता है। धार से मालवा निमाड़ सद रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर चंबल सद रहा है। अगर बात करें तो बुंदेलखंड वीरेंद्र खटीक की ओर से सद रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से उन्होंने कहीं ना कहीं सारे सांसदों को लिया है और क्षेत्र भी साथ रहे हैं। जातिगत संतुलन भी पूरा बैठ रहा है। ओबीसी, आदिवासी और एससी वर्ग, जो कि तीन सबसे महत्वपूर्ण शायद हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की राजनीति में हो सकते हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा इन तीनों को लेकर जो है वो राजनीति जो है वो जारी रहती है। और इसी कारण यही वजह रही है कि एक संतुलित जो है जो मंत्रिमंडल बना रही है मोदी सरकार, वो मंत्रिमंडल में जो है 5 नाम जो मध्य प्रदेश से लिए गए हैं वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि सोच समझ कर लिए गए हैं। और क्योंकि 2 कद्दावर नेता इसमें आ रहे हैं, वीरेंद्र खटीक भी देखिए लंबे समय से जो है वो राजनीति में सक्रिय हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। सावित्री ठाकुर से महिला वोट जो है वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की है और साथ ही साथ दुर्गादास उइके के जरिए भी आदिवासियों को साधने की कोशिश है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, इस बार देखा जाए तो बहुमत की सरकार यहाँ पर नहीं देखने को मिली, गठबंधन की सरकार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या इसके चलते किसी तरह से दबाव देखने को मिल रहा है मंत्रियों के चुनाव को लेकर? छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो गठबंधन का बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि सीधे तौर से छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हुआ। अब रही बात एनडीए की, तो एनडीए का जो गठबंधन है उस लिहाज से अगर देखें तो केंद्र में जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनको साधने की कोशिश जरूर होगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और जो सदन का स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखें तो 15% मंत्री बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से 10 अगर दिए हैं तो छत्तीसगढ़ से हाईएस्ट जो है 1 या 2 मंत्री ही उस रेशियो के हिसाब से आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है तो उस इतिहास के अगर देखें तो 1 मंत्री बनता रहा है, तो इस बार भी 1 मंत्री को जगह दी गई। हाँ, ये जरूर है जैसा कि आपने पूछा कि मतलब दबाव वाली स्थिति, तो एनडीए में के जो घटक दल हैं उन्हें सामंजस्य बैठाना जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर पीएम मोदी के लिए होगा, क्योंकि जितने भी लोग उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीएस हो, इन तमाम वर्गों को, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, तो इन सभी वर्गों को उनको साधना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं और एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में इन सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना और इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को सामंजस्य बैठाना, क्योंकि जब भी छोटे छोटे दल होते हैं तो छोटे छोटे दल जो हैं वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि जिस तरीके से जेडीयू है, जेडीयू के पास 12 सांसद है, तो 12 सांसद के हिसाब से उनकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। और भी जिस तरीके से पहली ही लिस्ट है उसमें 2 सांसद चुनकर आ रहे हैं, तो उस हैसियत से देखो तो भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में भी 10 सांसद जीत के गए हैं, तो उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ से भी 2 लोगों को मंत्री बनना चाहिए। मैं ये जरूर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ मंत्री के रेस में जो शामिल हैं दुर्गादास उइके जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। और कहीं ना कहीं जो नामों की चर्चा है उसको लेकर बधाई देने वाली बात। और जी हमके सुन भी आएगा गरीब दुर्गादास जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हमारे साथ फोन लाइन पर दुर्गादास उइके जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनका नाम
मंत्रियों के लिस्ट में चर्चा पे जोरों पर, और ऐसे में अब हर जाति को साधने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी की तरफ से देखने को मिलती है। ऐसे में ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है और माना यह जा रहा है कि अब कोई खास यहाँ पर पोर्टफोलियो क्या कुछ मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। दुर्गा दास जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जुल्फिकार, यहाँ पर दुर्गा दास जी जुड़े थे उनके साहब, और हालांकि उनसे चर्चा नहीं हो पाई। अमृतांशी, लेकिन अगर हम देखें जितने भी नाम यहाँ पर सामने आए हैं, इनकी एक अहम जिम्मेदारी अब यहाँ मानी जाएगी। क्या कुछ पोर्टफोलियो दिया जा सकता है? अब तक के इनके राजनीतिक इतिहास को समझे तो कैसा? नहीं कह रहे हैं कि किस तरह से इनका बंटवारा होगा, लेकिन हो सकता है कि जो लंबे समय से जिस राजनीति के लिए वो जाने गए हैं, इसको लेकर उनको उनके पोर्टफोलियोस जो है वो बांटे जाए। सामाजिक न्याय से जुड़ा पोर्टफोलियो इन हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके में से किसी को जो है वो मिल सकता है। सामाजिक न्याय को लेकर पिछले समय में भी जो है वो कामकाज करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े रहे थे और काफी ज्यादा जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको समय मिला मोदी मंत्रिमंडल में इस विभाग को लेकर कामकाज करने का, और कहीं ना कहीं हमने देखा भी कि जिस तरह से वो काम कर रहे थे इसी कारण शायद जो है वो मंत्रिमंडल में उनको दोबारा जगह भी दी गई और उनके काम से संतुष्ट है। तो हो सकता है कि दोबारा से ये विभाग दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग विभाग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जा सकते हैं। और दुर्गादास जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है दुर्गादास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बधाई के पात्र यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से अब चर्चाएं जोरों पर है, चर्चाओं के साथ ही इंतजार अब 4 घंटों का है, और 4 घंटे बाद जब शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम अन्य मंत्री भी नजर आएंगे, वो एक पल को हर एक देश की जनता देखना चाहती है। जुल्फिकार, लगातार हम चर्चा की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम समीकरण भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आखिर रणनीति क्या कुछ लेकर चल रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखा जाए तो, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अब हालांकि अब नगरीय निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद अब 4.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कोशिश रहती है कि सभी वर्गों को साध कर चुनाव लड़ा जाए, और एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी और तमाम समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होने लगती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मोदी कैबिनेट में जिनको जगह मिली है उसके क्या समीकरण है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो उनके समीकरणों पे हम चर्चा कर रहे थे कि तोखन साहू को ही क्यों चुना गया। तो तोखन साहू को चुनने की वजह यह है कि तो साहू समाज से आते हैं, और साहू समाज छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है और ओबीसी समाज से आता है। तो इसकी बहुलता अगर देखें तो 4 लोकसभा सीटें प्रभावित करते हैं। अगर जिस तरफ भी अगर साहू मतदाता हो जाता है, तो जैसे रायपुर है, दुर्ग लोकसभा सीट है, और उसके अलावा अगर महासमुंद की बात करें बिलासपुर की, तो इन 4 लोकसभा सीटों में इनका वर्चस्व है। तो ऐसे में जिसके तरफ भी ये मतदाता जाता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है और वो जीतते हैं। और इसके पहले जब चुनाव में चर्चाएं हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि 3 इन लोकसभा सीटों में महासमुंद है, दुर्ग है, ये भी टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने 2 साहू प्रत्याशी दिए हैं। उनका साहूओं का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ज्यादा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 टिकट दी। लेकिन जो साहू मतदाता है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, और ये दोनों महासमुंद की हो, रायपुर की लोकसभा सीट हो या दुर्ग लोकसभा सीट हो, तो ये सभी जगह से साहू मतदाताओं का जो भरोसा रहा वो भारतीय जनता पार्टी रहे। और भारतीय जनता पार्टी का जो लीड है वो देखने वाली है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अगर देखें तो बृजमोहन अग्रवाल 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। तो इसमें भी अगर देखें तो रायपुर का ग्रामीण क्षेत्र है और आरंग है, इन जगहों पर जो है साहू मतदाता बड़ी संख्या में है। दुर्ग लोकसभा सीट में देखें तो 4.5 लाख से ज्यादा जीतते हैं। तो वो उसका मार्जिन देखें, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि साहू जिसके साथ वो जीतेगा। उसके बाद बात आती है बिलासपुर लोकसभा सीट से, जहां से 1.5 लाख से ज्यादा मतों से तोखन साहू खुद जीतते हैं और देवेंद्र यादव को हराते हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है उसे फिट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है। हालांकि हम पहले भी जब चर्चा कर रहे थे कि जो सबसे कद्दावर नाम थे, क्योंकि जिन्होंने पार्टी के साथ लंबे समय से काम किया है, जैसे बृजमोहन अग्रवाल को लेकर चर्चा थी कि 8 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं और अब लोकसभा में सांसद चुन के गए हैं, तो उन्हें केंद्रीय
कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं है, विजय बघेल का नाम नहीं है, संतोष पांडे का नाम नहीं है। तो ऐसे में अब जो है तमाम उम्मीदें लगभग छत्तीसगढ़ से कम हो जाती है, क्योंकि इसके पहले कभी कोई परंपरा नहीं रही कि 2 मंत्री छत्तीसगढ़ से हों। तो ऐसे में तोखन साहू को मिल जाना मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं जो तीनों सांसद जो उम्मीद लगा के बैठे होंगे, खासकर बृजमोहन अग्रवाल, तो बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री हैं, अब उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा और अब वो एक सांसद के तौर पर कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा और सभी वर्गों को साधने की कोशिश है। तो साहू वर्गों को साधा, खासकर ओबीसी वर्गों को साधा। तो अब छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहू, वो भी साहू समाज से आते हैं, अब तोखन साहू हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो समाज में ये मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा या सबसे मजबूत अगर कोई समाज छत्तीसगढ़ में तो साहू समाज है। तो ओबीसी में अगर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का फिक्स हो जाता है तो आने वाले 10 से 15 साल की राजनीति भी एक दिशा में चलने की बात होती है। तो आज इस पे फैसले लिए, इसके दूरगामी परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले तैयारी शुरू करती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा यही बोलते हैं कि एक चुनाव खत्म होता है तो उनकी तैयारी अगले चुनाव की हो जाती है, उसके हिसाब से तमाम समीकरण सेट करते हुए रणनीतियां बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल। अमृतांशी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन का ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कितना असर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी कुछ खास असर हमें लगता है नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो एक हम कह सकते हैं कि जो एक लौती सीट दी गई थी उस सीट पर नामांकन निरस्त हो गया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो है पत्ता तो वहीं पर साफ हो गया। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को फिर भी आप देखिए 5 मंत्री पद दिए गए हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि इस बार जिस तरह से सरकार जो है वो एनडीए की बन रही है तो इसमें कई अन्य सहयोगी दल भी शामिल हैं, तो उस हिसाब से सबको संतुलित करने की कोशिश की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुकाबले अगर बात की जाए तो वहां पर 11 सीटें, यहाँ पर 29 सीट है और 29 की 29 सीट यहाँ पर बीजेपी ने जीत कर दी है। तो उस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं तो 5 मंत्री पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मंत्री पद जो है वो मध्य प्रदेश को और भी ज्यादा मंत्रियों के पदों से नवाजा जाए और भी किसी को यहाँ से मंत्री बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 5 मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश को मिलेंगे, केंद्रीय मंत्री, और वो अपने आप में एक बड़ी बात भी है। पिछली बार भी हमने देखा था कि कई अच्छी संख्या में जो है वो दिया था। 2 सांसदों को भी यहाँ से, धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें, थावरचंद गहलोत की बात करें, उन दोनों को भी जो है वो केंद्र में मंत्री के बतौर शामिल किया गया था। लेकिन इस बार 5 जो जीते हुए मध्य प्रदेश के ही सांसद हैं जो कि इस बार ही जीत के आए हैं, उन सभी को भी शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि इसमें आगे भी और ज्यादा चर्चा हो, लेकिन फिलहाल अभी 5 जो नाम है उसमें काफी अच्छे से जातिगत संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। जुल्फिकार, अगर तोखन साहू की ही चर्चा लगातार चल रही है और बताया जा रहा है कि एक किसान परिवार से आते हैं और किसानों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं पिछले कई समय तक देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी माने कि इनके माध्यम से किसानों को भी साधने की कोशिश है। बिल्कुल, किसान परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जातिगत जो रणनीतियां हैं उसको साधने की कोशिश के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा वर्ग है किसान, और क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में हमेशा में किसान केंद्र में रहता है और किसान के साथ धान भी केंद्र में रहता है, और यही बताया कि किसानों को जिसने साथ लिया, आदिवासियों को जिसने साथ लिया, उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाती है। विधानसभा चुनाव में अभी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की घोषणा की। उसका नतीजा ये हुआ कि किसान का बहुत बड़ा वर्ग जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो गया, और धान के अलावा किसान के लिए जो और दूसरे बेनिफिट्स हैं उनकी भी घोषणाएं की गई, उसका असर ये हुआ। तो अब जो है केंद्रीय कैबिनेट में तोखन साहू को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो उससे ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण को साधने के साथ साथ किसानों को भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो किसानों की राजनीति करता हो, किसानों के एक विंग का प्रतिनिधित्व करता हो, तो निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। तो एक साथ 2 संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि वो किसानों के साथ है, क्योंकि हमेशा से विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी नहीं है, और कई बार आरोप लगते रहे। जैसे कि पिछली सरकार में देखे, जब 2018 में चुनाव हुए तो उस समय पे हित में फैसले लिए और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया, तो किसानों ने उनका साथ दिया। जब 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार हुई, जब चुनाव आए, तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ में 1 क्विंटल पे 31। थैंक यू।
का जो साथ मिला उसका नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सीटें जीत जाती है। जबकि स्थिति ये 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय पे 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 जीती थी और कांग्रेस 2 जीती। तो कांग्रेस से 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में छीन ली। मतलब जातिगत समीकरण में कहीं न कहीं मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया और यही उसका नतीजा कि तोखन साहू को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है। जी प्रोफाइल पर लगातार चर्चा कर रहे थे और दुर्गादास उइके से हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में दुर्गादास उइके वो शख्स जिन्होंने शिक्षक से नेता तक का सफर तय किया, आखिर किस तरह का ये सफर रहा? अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर अगर हम सभी जो मंत्रिमंडल में फिलहाल जिन एक तरीके से कह सकते हैं हम चेहरों का चुनाव हुआ है वो काफ़ी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरे हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें जो दुर्गादास उइके हैं, जाहिर तौर पर एक शिक्षक के बतौर जो है उन्होंने अपना हम कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत की। लेकिन अब आप सोचिए कि वो देश में जो सरकार चलाने वाली जो है हम जो सरकार चलाने वाले हैं उसमें वो मंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा सावित्री ठाकुर की भी अगर बात की जाए तो सावित्री ठाकुर भी काफी जो है हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी काफी लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। बहुत ही छोटे एक हम तरीके से कह सकते हैं जो पद होते हैं उससे निकलकर अब वो मंत्री बनने जा रही हैं। यही कुछ कहानी वीरेंद्र खटीक की भी। अभी हम जब वीरेंद्र खटीक के क्षेत्र में उनके चुनाव प्रचार के बाद जब वोटिंग का दिन जब गए थे वो अभी भी वहां पर स्कूटी से घूमते। आप सोचिए लोगों से मुलाकात। कई तरह के संघर्ष के बाद अब ये नेता के पद पर पहुंचे और नेता से अब मंत्री कैबिनेट के पद, यहां पर मंत्री का वहां पद देने की यहां पर बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है। फिलहाल अब देखना होगा 4 घंटे के बाद 4.5 घंटे का समय जो है और उसके बाद आखिर शपथ ग्रहण की यहां पर तस्वीरें। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।